हेलो डियर, जितने भी नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सबको वेलकम है। अगर आप लोग इस थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं और थर्ड ईयर के बाद सबको कंपटीशन का तैयारी करना है नर्सिंग का, तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ थर्ड ईयर में भी कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन जान सके, नॉलेज अपना बढ़ा सके, तो बिल्कुल आप थर्ड ईयर वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। समझ गए? यह देख सकते हैं कि 1 नंबर का वीडियो मैं करा चुका हूँ, तो जो लोग इस वीडियो को नहीं देखें जाकर ज़रूर देखिए। और आज जो वीडियो होने वाला है वह दूसरे नंबर का वीडियो होने वाला है। तो आप जो भी लोग थर्ड ईयर के हैं और जो थर्ड ईयर को पास कर चुके हैं, जीएनएम या कोई भी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ये टोटल जो है कंटिन्यू 1 महीने में देखने वाला हूँ। पूरा नवंबर जो है इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आएंगे। इसको आपको प्रत्येक दिन देखना है, समझना है। बहुत सारे नॉलेज आपको बढ़ेंगे थर्ड ईयर के अगर स्टूडेंट है या फिर थर्ड ईयर से पास भी कर चुके हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल यह वीडियो होने वाला है। तो बिना किसी देरी किए हुए आपके जितने भी संपर्क में हैं जीएनएम नर्सिंग के, चाहे पास आउट है या फिर अपेयरिंग में है, तो उनके लिए ज़रूर यह ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन देखनी चाहिए। प्रतिदिन आएगा। 1 नंबर का वीडियो यह डल चुका है, नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर ज़रूर देखिए। आज यह वीडियो नंबर दूसरा होने वाला है, तो आप लोग इसको भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आप सभी के लिए। प्रश्न आता है, अगर सीखना है, समझना है तो ही पढ़िए, रटना है और पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन चाहते हैं कि यहाँ भी आए, तो हम वैसा नहीं करते हैं। कहता है ओआरएस में कौन सा पदार्थ शामिल नहीं है? शुगर, सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग NaCl कहते हैं, साधारण नमक, पोटेशियम क्लोराइड एवं सोडियम साइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए ओआरएस में कौन सा नहीं होता है। तो ओआरएस में कैल्शियम क्लोराइड नहीं होता है, जिसको Ca कैल्शियम और Cl कहते हैं। कैल्शियम क्लोराइड नहीं होता है। बाकी समझ लीजिए ये सब के सब जो है होता है। समझ गए? चीनी भी रहता है जिसको शुगर कहते हैं, नमक भी रहता है, पोटेशियम क्लोराइड, समझ गए ना, KCl, उसके बाद सोडियम नाइट्रेट भी रहते हैं। समझ गए? बाकी कैल्शियम क्लोराइड नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे का प्रश्न है, आगे बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से देख सकते हैं, निम्न में से टाइफाइड का लक्षण है, मतलब इनमें से कौन सा टाइफाइड का लक्षण है? तापमान का सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप तापमान पहले धीरे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे बढ़ता है सीढ़ी दर सीढ़ी। सीढ़ी कैसे रहता है? ऐसे है, फिर ऐसे चढ़े, फिर ऐसे है, फिर ऐसे चढ़ेगा, फिर ऐसे है, फिर ऐसे चढ़ेगा, फिर ऐसे। सीढ़ी ऐसे ही ना चढ़ता है, बढ़ते जाता है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि तापमान टाइफाइड में तापमान सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ता है, बिल्कुल सही बढ़ता है। गले में खराश होता है, बिल्कुल होता है। सिर दर्द होता है, होता है। यानी उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कहता है एड्स का पूरा नाम क्या है? अब एड्स का पूरा नाम बताना है, एड्स का फुल फॉर्म बताना है। आप सभी से पूछता है एग्जाम में। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर एमिनो, D फॉर डिफिशियंसी, S फॉर सिंड्रोम। एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यही एड्स का पूरा नाम होता है। बाकी HI, ठीक है ना, HIV का फुल फॉर्म A होता है, याद रखिएगा। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यह HIV का फुल फॉर्म होता है। ओके, तो ये हो गया यौन संचारित बीमारी, जिसे STD कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको कहेंगे, यौन संचारित रोग को। उसके बाद हो गया गंभीर, समझ गए, तीव्र श्वसनीय सिंड्रोम, इसको जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहते हैं। समझ गए? इसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहते हैं। तो यह जो है एड्स के बारे में समझ गए आप लोग। आगे चलिए बताते हैं। आगे का प्रश्न है आपके यहाँ पे, अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ प्रश्न चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से। ओके, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से भी देखेंगे, मैटरनल हेल्थ से भी देखेंगे, जिसे मिडवाइफ कहते हैं। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा, जो आपको कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। माता एवं उसके फीटस, मतलब भ्रूण के मध्य में ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? मतलब कहता है माता और उसके भ्रूण के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है ना, वह किस प्रक्रिया के तहत होता है? सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सक्रिय गमन और एमनियोटेसिस। तो आपको पता होना चाहिए, समझ गए, पता होने चाहिए कि जो सिंपल डिफ्यूजन होता है, साधारण विसरण के द्वारा माता और उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण के बीच में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब के बीच में साधारण विसरण के जरिए जो है आदान प्रदान होता है। समझ रहे हैं चीज़ों को? चलिए
आगे का प्रश्न है यहाँ पे और ज़बरदस्त प्रश्न है, देखिएगा। मदर से उसके फीटस मतलब माता से भ्रूण के और ग्लूकोज का ट्रांसफ़र किस प्रोसेस द्वारा होता है। अब ये क्वेश्चन सब अंदर का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत कम ही लोग हैं जो कि बता पाएंगे, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो ऊपर में हम लोग देखे हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो आदान प्रदान है माता और भ्रूण के बीच में, वह किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो साधारण वहीं पे अगर उसी के क्वेश्चन के जगह पर ग्लूकोज का ट्रांसफ़र पूछ देगा कि ग्लूकोज का आदान प्रदान किस प्रोसेस के जरिए होता है, तो यहाँ पे सिंपल नहीं होगा, यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। समझ गए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब आगे चलिए और चीज़ों को समझिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मदर से उसके फीटस मतलब भ्रूण की ओर एमिनो अम्ल का ट्रांसफ़र मेनली किस प्रोसेस द्वारा होता है। अब एमिनो अम्ल भी बहुत भूमिका निभाता है वृद्धि विकास में, तो इसलिए अब यहाँ पे पूछ रहा है माता से भ्रूण की ओर जो एमिनो अम्ल का, चूँकि हम लोग जानते हैं कि बच्चा में जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसको जो कुछ भी मिलता है वह माँ के द्वारा ही मिलता है। समझ गए, तो माता से भ्रूण की ओर जो एमिनो अम्ल ट्रांसफ़र होता है वह किस प्रोसेस के जरिए होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब सक्रिय गमन के द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा तो सिंपल डिफ्यूजन होता है, ओके। अगर ग्लूकोज के बारे में पूछ लेगा तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। अगर पूछेगा कि एमिनो अम्ल का ट्रांसफ़र कैसे होगा तो वह एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होगा। तीनों क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा। आगे है बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्न में से इनवेसिव प्रक्रिया है। इनवेसिव प्रक्रिया क्या है। फीटो एस्केप द्वारा एफएसएच फीटल हार्ट साउंड को सुनना, ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप्स का असेसमेंट, एमनियोसेंटेसिस, समझ गए, सोनोग्राफी। तो इनवेसिव प्रक्रिया जो है, इनवेसिव प्रोसेस जो है वह एमनियोसेंटेसिस होता है। समझ गए, एमनियोसेंटेसिस होता है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा है। यह सब आपको जो है मिडवाइफरी के है, गायनिकोलॉजी का। एक प्रेग्नेंट महिला में किस अवधि पर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ ये रहा है कि एक प्रेग्नेंट महिला जब गर्भवती महिला होती है तो किस समय जो है उसके एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। अब सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है, तो माय डियर आप लोग को मैं बता दूं कि यूट्रस के अंदर बच्चा जब पलता है तो उसको चारों साइड से एक झिल्ली लगा होता है। क्या होता है, एक झिल्ली होता है। झिल्ली के अंदर जो है आपके बच्चा रहते हैं, समझ गए, ये बच्चा मान लीजिए इसको, समझ गए, ये बच्चा मान लीजिए। चारों साइड से झिल्ली, पतला झिल्ली जो है पारदर्शी झिल्ली लगा होता है। अब यह मानिए बच्चा है, समझ गए, ये मानिए बच्चा है इसके अंदर, और इस झिल्ली के अंदर ही बच्चा के चारों साइड से एक द्रव होता है। समझ गए, एक द्रव होता है, उसी को हम लोग जो है एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जो बच्चे को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बच्चे के लिए। समझ गए, तो यही एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है सबसे अधिक 36 से 38 सप्ताह में प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलता है, ओके। आगे देखिएगा, यदि प्रेगनेंसी 40वें सप्ताह के बाद भी कंटिन्यू रहती है तो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा क्या होती है। अब नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल जो प्रसव का समय होता है वह 37 से लेकर 40 सप्ताह तक रहता है। समझ गए, इतने सप्ताह के बाद अगर बच्चा जन्म लेता है तो वह बच्चा नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर 40 सप्ताह हो गया है और बच्चा जन्म नहीं ले रहा है, यानी प्रेगनेंसी अभी भी 40 सप्ताह के बाद भी जारी है, बना हुआ है, तो उस कंडीशन में जो अंदर का एमनियोटिक फ्लूइड है उसका मात्रा क्या होगा, तो उस कंडीशन में घटने लगेगा। समझ गए, याद रखिएगा। आगे है, कहता है निम्न में से डेवलपिंग फीटस के लिए स्थिर तापमान रखने में योगदान देने वाला फ्लूइड क्या है। अब वही चीज़ें हैं, फीटस के चारों साइड से जो तरल होता है, जो फ्लूइड होता है, उसी को तो एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत बड़ा काम होता है, यह बच्चे को तापमान को बनाए रखता है, यह बच्चे को नमी प्रदान करता है। समझ गए, तो एमनियोटिक फ्लूइड सुरक्षा देता है बच्चे को, तो इसका बहुत सारा काम होता है। समझ गए, तो एमनियोटिक फ्लूइड हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिएगा, बहुत शानदार है,
निम्न में से मदर एवं उसके फीटस के बीच पदार्थों के स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं है। कहता है माँ और भ्रूण के बीच में कुछ पदार्थों का ट्रांसफ़र की प्रोसेस इनमें से कौन नहीं है? सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एमनियोसेंटेसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है यह मदर और उसके फीटस के बीच में पदार्थों की प्रक्रिया नहीं है, यह पदार्थ की कोई प्रक्रिया नहीं है, ये तो एमिनो एसिड के लिए ना है, ऊपर देखे हैं ना, तो यही चीज़ें हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। अच्छा प्रश्न है, कहता है कि अर्स प्रोग्राम का संबंध है। अर्स प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो माय डियर, जो अर्स प्रोग्राम है, अर्स प्रोग्राम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो अर्स प्रोग्राम का संबंध किससे है ये बता रहा है। तो जो अर्स ARSH अर्स प्रोग्राम का जो संबंध है वह एडोलेसेंट की रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ के इम्प्रूवमेंट से है। समझ गए? मतलब अर्स प्रोग्राम का जो संबंध है ना, रिलेशन है, वह एडोलेसेंट की जो रिप्रोडक्टिव और जो सेक्सुअल हेल्थ के इम्प्रूवमेंट है उससे रिलेटेड है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ये सब प्रश्न आपके लिए बेहतर हो सकता है। एक नंबर एक लाइन और थोड़ा थोड़ा एक एक वर्ड का क्वेश्चन अगर पढ़ लीजिएगा तो उसे जॉब नहीं लगने वाला है। अब लॉजिकली अब जो कंपटीशन है बहुत आगे बढ़ चुका है, तो इसके लिए आपको गहरे तौर पर समझना पड़ेगा। एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक की स्थापना किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई? यानी AFHC एडोलेसेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल क्लिनिक की स्थापना किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई? तो यही अर्स के अंतर्गत, चूँकि अर्स के अंतर्गत ही एडोलेसेंट के जो है इम्प्रूवमेंट के लिए जो है कार्य किया जाता है, तो इसके ही स्थापना तो इसी अर्स में होगा। यानी एडोलेसेंट अर्स से रिलेटेड है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कहता है WIFS कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो माय डियर, WISF जो कार्यक्रम है इसका संबंध एडोलेसेंट में एनीमिया की रोकथाम से है। अगर एडोलेसेंट होने पर अगर किसी को जो है एनीमिया होता है तो उस एनीमिया की रोकथाम जो है हम इस WIFS कार्यक्रम के तहत करते हैं। इसीलिए WIFS कार्यक्रम का संबंध जो है एडोलेसेंट में एनीमिया की रोकथाम करने से है। ओके, आगे चलते हैं। एकदम अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक एडोलेसेंट द्वारा ऑबियस को हो जाने के डर से खाना खाने से रेफ्यूज करना क्या कहलाता है? मतलब एक एडोलेसेंट के द्वारा ऑबियस हो जाने के डर से खाना को रेफ्यूज करना, मना करना क्या कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए, खाने को निगलेक्ट करना या खाने से मना करना या खाने से डर लगना एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाता है। यह जो है आपको क्या है, यह खाने को निगलेक्ट करना, रेफ्यूज करना, मना कर देना एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाता है। पीका जो होता है यह अप्राकृतिक पदार्थों को खाने को कहते हैं। अप्राकृतिक पदार्थ यानी कोई बच्चा है या कोई भी व्यक्ति अगर जो खाने के चीज़ नहीं है उसको खाता है तो उससे हम लोग पाइका कहते हैं। समझ गए? जैसे बच्चा को देखते होइएगा तो खली, डस्टर, राख ये सब खाने लगता है तो उसी के खाने को पाइका कहते हैं। समझ गए? तो इस चीज़ को समझिएगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा मेनली किस एज ग्रुप में पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि एनोरेक्सिया नर्वोसा मेनली रूप से वह एडोलेसेंट गर्ल्स में पाए जाते हैं। एडोलेसेंट गर्ल्स में पाए जाते हैं। अब आप एडोलेसेंट के मीनिंग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए हमको। ओके, चलिए आगे है। एक एडोलेसेंट के द्वारा अधिक मात्रा में खाना खा लेना फिर ऑबियस होने के डर से वोमिटिंग करना क्या कहलाता है? तो माय डियर, अगर बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति खाना खा लिया और उसको जो है वोमिटिंग होने लगता है तो उससे हम लोग बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। खाना खाने के बाद यानी बहुत ज़्यादा खाना खा लेने को बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं, जिससे जो है वोमिटिंग होने लगता है। तो यह एडोलेसेंट के द्वारा अगर बहुत ज़्यादा अत्यधिक खाना खा लिया जाता है और फिर वोमिटिंग होने लगता है तो उसी को हम लोग बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं, याद रखिएगा। और खाने ना खाने को, खाने से इनकार कर देने को एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। ओके, याद रखिएगा।
आगे है एडोलेसेंट में पाई जाने वाली हेल्थ प्रॉब्लम क्या होता है? तो न्यूट्रिशनल एनीमिया यानी पोषण के कमी से एनीमिया, साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस का उपयोग करना जो नशीले पदार्थ हो, एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये सब एडोलेसेंट का एक जो है स्वास्थ्य का समस्या है, इसलिए इसमें सभी हो जाएगा। समझ गए? आगे चलिए। आगे है बहुत शानदार प्रश्न है, कहता है कि निम्न में से किस प्रेगनेंसी को एडोलेसेंट प्रेगनेंसी भी कहा जाता है? तो माय डियर, किस प्रेगनेंसी को एडोलेसेंट प्रेगनेंसी भी कहा जाता है? तो इसे टीन एज का प्रेगनेंसी कहते हैं। टीन एज का मतलब होता है कि 18 वर्ष से कम के उम्र में अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे टीन एज का प्रेगनेंसी कहा जाता है और इसी को एडोलेसेंट प्रेगनेंसी भी कहते हैं। तो ये सब प्रश्न बहुत बढ़िया है, याद जरूर रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है आपके सामने, एक इन्फेंट का विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? मतलब एक शिशु में डेली जो है प्रतिदिन भोजन के माध्यम से, पोषण के माध्यम से या कोई भी माँ के दूध के माध्यम से ही कितने विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है? तो डेली लगभग 25 मिलीग्राम यानी mg जो है आपके ज़रूरत पड़ता है, एवरेज। समझ गए? डायरिया के केस में यानी दस्त के केस में डेथ का कॉमन कॉज क्या होता है? तो डायरिया होता है तो व्यक्ति के शरीर से बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है, क्योंकि मुंह और मल के रास्ते से सिर्फ पानी ही पानी जाने लगता है। व्यक्ति का एकदम जो मल होता है ना, एकदम पानी के समान ही होने लगता है, उल्टी भी होने लगता है पानी के समान। और उस कंडीशन में जब दोनों ओर से पानी ही निकलने लगे तो शरीर से अत्यधिक मात्रा में पानी निकल जाने से व्यक्ति का जो डेथ का कॉमन कारण होता है डायरिया से, वह डिहाइड्रेशन ही होता है। ओके, इसी के लिए ORS दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा टीका वैक्सीन जन्म के समय लगाई जाती है? BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी। तो इसमें सभी जो है जन्म के समय लगाया जा सकता है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन डी। आगे है, कहता है क्षय रोग टीबी की रोकथाम हेतु कौन सी टीका लगाई जाती है? तो आपकी पता होना चाहिए, टीबी को ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, क्षय रोग हिंदी में, और इसके लिए BCG होता है, बैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन होता है। हेपेटाइटिस जो होता है, यह हेपेटाइटिस लीवर को रोग को बचाता है। OPV पोलियो के लिए होता है। ओके, याद रखिएगा। अभी आपको ऊपर बताया गया कि BCG टीबी को बचाता है, उसी प्रकार से पोलियो जो टीका, पोलियो के लिए जो रोकथाम के लिए जो टीका होता है उसे हम लोग OPV कहते हैं। समझ गए? OPV कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओके, आगे देखिए। आगे प्रश्न है, बच्चों में जन्म के समय लगाए जाने वाला जो BCG का टीका होता है वह किस रूट से जो है लगाया जाता है? यानी जो बच्चों में BCG का टीका होता है वह जन्म के समय कौन सा रूट से लगाते हैं? तो वह ID यानी इंट्राडर्मल माध्यम से, याद रखिएगा, इंट्राडर्मल में लगाया जाता है। ओके, आगे चलिए। आगे है, बच्चों को दी जाने वाली OPV ओरल पोलियो वैक्सीन किस रूट से मतलब किस मार्ग से दी जाती है? तो आपको पता है कि पोलियो 2 बूंद जिंदगी का, यह मुंह के माध्यम से ही दिया जाता है, याद रखिएगा। ओके, आगे है, कहता है शिशु को दी जाने वाली हेपेटाइटिस बी का टीका किस मार्ग से दिया जाता है? तो हेपेटाइटिस बी का टीका हेपेटाइटिस से संक्रमण से रोकथाम करता है, तो यह जो है IM के माध्यम से दिया जाता है। ये सब क्वेश्चन आपको पूछता है कि BCG किस मार्ग से दिया जाएगा, हेपेटाइटिस किस मार्ग से, पोलियो किस मार्ग से, तो याद रखिएगा BCG है। BCG क्या है? तो BCG एक प्रकार का वैक्सीन है, एक प्रकार का कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, एक प्रकार का डिसइंफेक्शन है, तो यह एक प्रकार का BCG वैक्सीन है। अभी ऊपर में देखें टीका है। ओके, अब आखिरी है आज के सेकेंड लास्ट प्रश्न है कि बच्चों को दी जाने वाली पेंटा 5 वैक्सीन किस मार्ग से लगाई जाती है? पेंटा 5 वैक्सीन टीका जो है किस मार्ग से लगाई जाती है? तो IM मार्ग यानी इंट्रामस्कुलर मार्ग से। ओके, और आज का लास्ट प्रश्न है कि बच्चे को IPV इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन किस मार्ग से दी जाती है? तो यह जो है ID मार्ग से, इंट्राडर्मल मार्ग से दिया जाता है, याद रखने को।
हो। तो इस प्रकार के आज हमारा 30 प्रश्न समाप्त होता है और यह प्रश्न आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर डेली हमारे चैनल पर आकर देखते हैं तो ज़रूर आपको जो है सिलेक्शन में मदद मिलेगा। बाकी आप स्वतंत्र हैं, जहां लगे आप पढ़ सकते हैं। अगर यहां अच्छा लगे तो ज़रूर आइए और अपने साथियों को बताइए। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।